Once again, you are welcome, beta. Today we will discuss our second chapter of political science, समकालीन विश्व राजनीति का जो द्वितीय चैप्टर, द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी. ठीक है ना, दो ध्रुवीयता का अंत. जो अभी तक दो हमारे ताकतवर देश के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सोवियत रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. 1990, इसकी शुरुआत तो 1989 से ही शुरू हो जाती है. बर्लिन की जो दीवार है वो टूट जाती है और इसी के साथ में ईस्ट और वेस्ट बर्लिन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाती है. हम एक ओवरव्यू देखते हैं इस आज के टॉपिक में और फिर बात करेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम क्या था, जो इस चैप्टर में आगे जाके हम जानने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम जैसा कि बात कर रहे थे, कैसे ये शुरुआत होती है. जो एक सुपर पावर, जो एक ताकतवर देश है, जो 1945 से लेके 1991 तक मुकाबला करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोवियत रूस उस पीरियड का. और आजकल का जो रशिया है, वो एक किस तरह की सिचुएशन आती है, जो 1989 ऑनवर्ड्स 1991 तक सोवियत संघ, सोवियत यूनियन अपने आप में विघटित हो जाता है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. ठीक है, इसकी शुरुआत मैंने कहा कि 1989 से शुरुआत हो जाती है. बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार जो पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, यानी कि बर्लिन कैपिटल के दो हिस्से जिसे कर दिया गया था, ये 1989 में ये दीवार तोड़ दी जाती है और बर्लिन एक हो जाता है. यानी कि बर्लिन का कहने का मतलब आपकी जर्मनी का एकीकरण हो जाता है. ये बात 1989 की है. इसके बाद में जो सोवियत रूस, जो उसके ग्रुप के अंदर जो देश थे सारे पूर्वी यूरोप के देश थे, धीरे धीरे वहां पर कम्युनिज्म समाप्त हो जाता है. देखो, हम जब मैं कम्युनिज्म समाप्त होने की बात करता हूं तो हमें बैकग्राउंड में ये याद रखना चाहिए कि सोवियत संघ के साथ जितने भी देश जुड़े थे वो एक कम्युनिज्म, साम्यवादी विचारधारा को लेकर भी जुड़े थे. ठीक है, तो कैसे ये सारे कम्युनिस्ट कंट्री दे रिप्लेस देयर गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहां पर बदल दी जाती है. तो एक शुरुआत हो जाती है जहां पर आप धीरे धीरे देखोगे कि एक सोवियत यूनियन जो बना था 1917 के अंदर, एक क्रांति के बाद में 1917 की सोवियत रशियन रिवॉल्यूशन को कौन नहीं जानता. वो अब 1991 में आकर फिर उसी दौर में आ गया जब उसके टुकड़े टुकड़े 14 अन्य टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. यानी कि जो एम्पायर्स को मिला के सोवियत रूस कभी बना था, आज वो सभी एम्पायर्स अपने अपने आप में 14 अलग देशों में बढ़ जाती है और उसमें से कुछ देश तो पश्चिमी विचारधारा को अडॉप्ट कर लेते हैं, पश्चिमी ब्लॉक को आप कह सकते हो ज्वाइन कर लेते हैं. ये काफी लंबा कार्यकाल रहा. कार्यकाल इन द सेंस के ये सोवियत रूस जो एक समय तक आपस में जुड़े रहे ये देश. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कौन कौन सी घटनाएं, परिघटनाएं हुई जो सोवियत रूस के विघटन का कारण बनी. आज तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे सोवियत रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में. व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था, बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे. दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री टू abolish the institution of the private property. सोवियत
यूनियन जो बना था, सोवियत रशिया बना था, बेसिकली वो इसी बात को लेके बना था कि इससे पहले वहाँ पर भी प्राइवेट ऑनरशिप थी। जो रशियन एम्पायर्स थी वहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप थी। समाज के अंदर इक्वलिटी नहीं थी। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। उस पीरियड में अरिस्टोक्रेट होते थे। फ्रांस की क्रांति में आपने देखा होगा, चर्चेस के लोग, उनके पास में ज़्यादा धन और संपत्ति होती थी। दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग, जिनके पास कुछ नहीं था। तो बेसिकली इसी के आगे ये मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन था, जो लेनिन, स्टालिन, इनके नेतृत्व में ये लड़ा गया। और बोल्शेविक मूवमेंट आपको याद होना चाहिए, जो 9वीं क्लास में आपके रहा रशियन रिवॉल्यूशन में, या मेंशविक, ये एक इनिशियली एक ही था, जिन्होंने रशिया के अंदर एक वहाँ की उस तत्कालीन एम्पायर के खिलाफ एक क्रांति लेके आए। एम्पायर के काम करने का तरीका, जो पैसे, धन दौलत कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा थी, उसके खिलाफ ये क्रांति हुई। और उसके बाद में क्रांति की सफलता के साथ वहाँ पर एक, आप कह सकते हो कि कम्युनिज्म वहाँ पर रखा गया। जो जब देश सोवियत देश बना, सोवियत रूस, तो कम्युनिज्म क्या है विचारधारा, इसके बारे में हम पहले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी रहेगी सरकार के अंदर, ओपन मार्केट नहीं रहेगी। यानी कि जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज है, जो रिसोर्सेज है, उनकी ओनरशिप सरकार के पास रहने वाली है साम्यवादी विचारधारा में। इससे पहले वहां पर हो सकता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप रही होगी, थी, लोगों के पास खुद वो संपत्ति के मालिक थे। चलो आज बात करते हैं व्हाट वाज द सोवियत मॉडल। तो दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अटेम्प्ट टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये रशियन रिवॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास था, जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करने की दिशा में काम किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा, सब ऑनरशिप सरकार के पास में रहेगी। और जो सरकार के पास प्रोडक्शन होगा दैट उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन समाज के सभी लोगों में कर दिया जाएगा। राइट। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। अब सोवियत यूनियन में उस टाइम में, जैसे भारत में बहुत सारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, दैट वाज नॉट सीन एट दैट टाइम, दैट वाज नॉट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी होगी, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे कि आप सोवियत रूस के साथ में जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं, आप चीन की बात कर लीजिए, वहां पर भी एक ही पार्टी है बेसिकली जो मेजर पार्टी है, बाकी सभी उसके सब्सिडरी अलायंस है, उनकी सहायक पार्टियां कहा जाए। जब तक मेन पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जब तक वो परमिशन नहीं देती तब तक कोई दूसरे चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव के नतीजे किसी दूसरी पार्टी के हक में भी नहीं आते। इनफैक्ट वहां के आप राष्ट्रपति देख सकते हो, आजीवन के लिए चुने गए हैं। यानी कि चुनाव जो आपके जो देश का नेतृत्व है उसको जनता को चुनने का अधिकार नहीं है। सरकार में आने के बाद वो अपने लिए आजीवन के लिए वहां के सर्वे सर्वा बनकर बैठ जाते हैं। तो द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जो सोवियत सिस्टम है उसमें इकोनॉमी वाज कंट्रोल्ड, जो आर्थिक व्यवस्था है दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जैसे भारत में है, ये भारत में अभी जो आर्थिक व्यवस्था है सॉरी, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। आप खुद इंडस्ट्री के ओनर हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर है भारत, हर कुछ प्राइवेटाइज्ड है। और लिबरल इकोनॉमी की बात करते हैं, मार्केट खुले हैं सभी के लिए। इवन दूसरे देश से भी आके भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आज यहाँ पर काम कर रही हैं।
ऐसा सोवियत यूनियन में या चाइना में उस पीरियड में नहीं देखा गया। कंट्रोल्ड इकोनॉमी मतलब सरकार के पास सारे सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण, राइट। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी लिबरेटेड, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ यूरोप के जो देश थे जो फासिस्ट ताकतों का जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सारे जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनको सोवियत आर्मी ने लिबरेट कराया था, उनकी मदद की थी। अब उनकी मदद की थी तो वो कहाँ जाएंगे? सोवियत आर्मी ने उसके सोवियत यूनियन के आसपास के बॉर्डरिंग कंट्रीज जिनके ऊपर फासिस्ट ताकतों का इन्फ्लुएंस था, वो नहीं चाहते थे उनके अंडर में रहना, उनको सोवियत आर्मी ने फासिस्ट ताकतों से लिबरेट करा दिया। तो अब वो सारे के सारे पश्चिमी ब्लॉक के पूर्वी ब्लॉक के फोल्ड में आ गए, सोवियत रूस के साथ में आ गए, राइट। केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। अब जितने भी देश जो फासिस्ट ताकतों से जिनको लिबरेट कराया सोवियत यूनियन ने, जो इनके साथ आ चुके हैं, अब इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा? ऑब्वियसली सोवियत रूस जैसा होगा, क्योंकि वो सोवियत रूस के साथ आ गए तो उनकी विचारधारा को ही अपनाएंगे, चाहे राजनीतिक विचारधारा हो या फिर इकोनॉमिक सिस्टम हो, दोनों को सोवियत रूस को अपनाया उन्होंने। तो इन देशों को हमने सेकंड वर्ल्ड के नाम से बोला या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से बोला। हम क्लास में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है ना। वार्सा पैक्ट के थ्रू ये सारे के सारे देश आपस में सोवियत यूनियन के लीडरशिप में एक साथ में थे, क्योंकि पूर्वी ब्लॉक वार्सा पैक्ट से जुड़ा हुआ था सोवियत यूनियन के साथ, पश्चिमी ब्लॉक पश्चिम के सभी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लीडरशिप से जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में। सोवियत यूनियन बिकेम ए ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब बात आती है कि सोवियत यूनियन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक बहुत ही शक्तिशाली एक इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ये देश काफी ताकतवर होके निकलता है, ठीक है ना। और इनकी सोवियत इकोनॉमी अगर देखा जाए तो उस पीरियड में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विश्व का कोई देश नहीं था छोड़ के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो इसका मुकाबला कर सके। यानी कि सोवियत यूनियन इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी सेकंड वर्ल्ड के अंदर सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी इनकी थी उस पीरियड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। एनर्जी के रिसोर्सेज की बात करें, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, चाहे आप बात करो किसी भी स्टेट सोवियत यूनियन के रिमोटेस्ट प्लेस तक, सभी एक दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ था उस पीरियड में। तो देखो आप इमेजिन कीजिए कितना डेवलपमेंट उस टाइम में हो चुका था सोवियत यूनियन में। पिन से लेकर हवाई जहाज तक उस पीरियड में सोवियत यूनियन में बनता था। रोड्स बने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर हो रखा था। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री हैज प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, ठीक है ना। उनकी जो इंडस्ट्री है ये हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वो कंपेयर नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अमेरिका से कम हो सकती है उनकी क्वालिटी, बट अगर कोई दूसरा कोई देश है जो टक्कर दे रहा है क्वालिटी के टर्म्स में, या फिर जितने ज़्यादा स्तर पे लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सोवियत रूस के बराबर है नहीं जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था उस पीरियड में, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करो तो फिर वो भी बहुत अच्छा था।
सभी लोगों के पास है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, बेसिक नेसेसिटीज सब लोगों को प्राप्त थी। उस पीरियड में अच्छा था। द स्टेट देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी कि सब चीज़ों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से स्टेट का ओनरशिप था। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ द सोवियत यूनियन वाज डूइंग एट दैट टाइम। The Soviet system became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for the citizens. अभी तक तो हमने सोवियत यूनियन के बारे में बातें की कि कितना अच्छा था। अब हम बातें करते कि जनता क्यों परेशान थी। सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था वो अथॉरिटेटिव था। ठीक है ना? जो कह दिया वो फाइनल। इससे लोगों का लाइफ इतना डिफिकल्ट हो चुका था। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। और पीपल अगर किसी तरह का अपना किसी तरह से भी इजहार करना चाहे, देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून, किसी तरह से वो दैट वाज नॉट अलाउड। सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स की कहे तो आवश्यकता थी उस पीरियड में। आपको फ्रीडम नहीं है, देश में कैसे रहोगे? आप बोल नहीं सकते, सरकार की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी खाली एक अकेली पार्टी दैट वाज लीडिंग द कंट्री, और आज तक भी वही सिस्टम है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं है। आपके ऊपर जो शासन कर रहे हैं उनको आपको चुनने का अधिकार नहीं है। जब आप उनको हटा नहीं सकते तो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? तो ये सारे ड्रॉबैक भी थे। अब जितने भी रिपब्लिक सोवियत यूनियन को जो देश अलग से ज्वाइन किए हैं, उनकी समस्याओं को सोवियत रूस सुनने को तैयार नहीं है। जितने भी रिपब्लिकन, ठीक है ना, जो पार्ट बने, 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स, यानी कि कल्चरल अफेयर्स के मामले में आपका इंडिपेंडेंस नहीं है। जितने भी जो बाद में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में जो बाकी फासिस्ट कंट्री के इन्फ्लुएंस से निकल के सोवियत यूनियन की आर्मी ने जिनको लिबरेट करा के सोवियत यूनियन के साथ जो मिलाए गए, जिनको रिपब्लिक्स बोला गया, वो सभी सोवियत रशिया के पार्ट तो बन गए, लेकिन उनको अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपने ओन अफेयर्स के अंदर कोई आज़ादी नहीं थी। जो रशिया के पार्ट बने, इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। जो दूसरे रशिया को छोड़ के जो बाकी रिपब्लिक्स थे, वो सब अपने आप को ऑप्रेस समझते थे। और दूसरी तरफ रशिया इन टर्म्स ऑफ आर्म रेस में बहुत पैसे खर्च किया जा रहा था। मुकाबला अपना सोवियत रूस के साथ में सोवियत रूस अमेरिका के साथ में मुकाबला कर रहा है, लेकिन कौन सी कॉस्ट के ऊपर? बाकी लोगों का विकास नहीं हो रहा है। जो नए रिपब्लिक्स जो इनको ज्वाइन करें, स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका आगे जा रहा है, उसका मुकाबला कर रहे हो आप। अगर वो एक स्पेस में कोई नया एक काम करते हैं, आप उसके पीछे अपने भी पैसे लगाए जा रहे हो। सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के पास में उतनी टेक्नोलॉजी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जितना कि अमेरिका के पास था। फिर उसके बाद में सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 79 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। फिर आप अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो 1979 में, फिर आपका सिस्टम कमज़ोर होता है। अपने देश को सुधारने की बजाय यू आर इन्वॉल्व इन अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स। वहाँ फिर सोवियत यूनियन का अमेरिका के साथ में परेशानी बढ़ जाती है। तो दीज आर द रीजंस विच कंटिन्यू टू क्रिएट द प्रॉब्लम, जिससे कि वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो,
प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड द वेस्ट। मतलब वेस्ट के बराबर आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेड टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। इससे क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स है ही नहीं आपके पास में, कमियां होने लगी। फूड इंपोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर। हर साल आपका फूड इंपोर्ट बढ़ रहा है, दूसरे देशों से आपको अनाज मंगाना पड़ रहा है। सोवियत इकोनॉमी वाज फॉल्टिंग इन द लेट 70 एंड बिकेम स्टैग्नेंट। यानी कि हम बात करें कैसे जो रशिया शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, धीरे धीरे सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मुकाबला करते हुए वो स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ तो जा रहे हैं अमेरिका के साथ, लेकिन यहाँ पर फूड प्रोडक्शन नहीं है, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है ना, टेक्नोलॉजी आपकी उसके बराबर नहीं है। मार्केट के अंदर जो आप कहें तो शॉर्टेज है किस चीज़ की, गुड कंज्यूमर गुड्स नहीं है मार्केट में। अफगानिस्तान में यू आर इन्वॉल्व वेयर इट वॉज नॉट फेल्ट, ठीक है ना, ऐसा जरूरत ही नहीं था। तो दीज आर दी सम ऑफ द रीजंस विच लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। बेसिकली आज हम इतना ही करने वाले थे, फिर दोबारा मुलाकात होगी और उससे आगे हम पढ़ेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे सोवियत रूस के राष्ट्रपति बनते हैं गोर्बाचेव, और उसके बाद में जो सोवियत रूस एक दिन बना था सभी रिपब्लिक्स को मिला के, इस पीरियड में गोर्बाचेव बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बट उनके जो सुधार के काम किए गए, उनकी अपनी पार्टी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, और इसके कारण गोर्बाचेव खुद कह सकते हो कि सरकार में नहीं बने रह पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सोवियत रूस के अमेरिका के साथ जो टर्म्स, कोल्ड वॉर की जो परिस्थितियों को कम करने में सोवियत रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचेव का काफ़ी रोल रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।